नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल को देते रहिए और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे से लेक्चर्स अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, एक बात और आपसे पूछनी थी, ये बताइए, जो मैंने कल सुपर टेट का पहला प्रैक्टिस सेट दिया था, आपका क्या कहना है उस प्रैक्टिस सेट के स्टैंडर्ड को लेकर? आप सच बताइए, क्या सवाल आपको बहुत अच्छे लगे, स्टैंडर्ड अच्छा लगा? मैं हालांकि ऑब्जर्व कर रहा था तो मैं देख रहा था स्टार्टिंग में जैसे ही उस प्रैक्टिस सेट को मैंने सॉल्व करवाना शुरू किया था तो आप लोगों के आंसर्स कम आ रहे थे और इसलिए आप लोग थोड़ा सा परेशान भी हो रहे थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने उस प्रैक्टिस सेट पेपर का स्टैंडर्ड जानबूझकर एग्ज़ाम आधारित रखा था ताकि आपको वास्तविकता का अंदाज़ा चलता रहे। हमेशा एक ऐसी स्थिति अपने आप को तैयार रखनी है, अपने आप को ऐसी स्थिति के लिए तैयार रखना है कि पेपर का स्टैंडर्ड अगर अब भी होता है, ऊंचा भी होता है, तब भी आप उसे सॉल्व कर सकें। बाकी मैं तैयारी आपको करवाता ही रहूँगा। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। आपके व्यूज़ मुझे बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके साथ हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे पूरा देखने की कोशिश करेंगे आप लोग। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अधिगम से रिलेटेड है। आपको अगर याद होगा तो अधिगम से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी लेसन हम अपलोड कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था अधिगम है क्या, सीखना है क्या और सीखना परिपक्वता से क्या संबंधित है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। आज उसी के आगे एक और लेक्चर ऐड कर रहा हूं मैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ेंगे हम इसमें। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं, अधिगम के प्रमुख प्रकार और अधिगम की प्रमुख विधियां, ये चार चीजों को करेक्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे हम आज का टॉपिक। लास्ट सेशन में क्वेश्चंस भी डिस्कस करे जाएंगे, तो अंत तक बने रहिए वीडियो पर मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के नाम से। ठीक है, चलिए आप सब तैयार हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपने जरूर सुना होगा और ये पूरा का पूरा टारगेट करेगा सी टेट के लिए। सी टेट में यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सी टेट अपकमिंग है, आप अपनी तैयारी यहां से करेंगे। कितने सारे लोग यहां पर एक शब्द तो जानते ही होंगे, अधिगम हम परिभाषित कर चुके हैं। अधिगम क्या है? अधिगम है व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन। अब उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। तो यहां पर अधिगम क्लियर हो चुका है आपका पहले से ही। अब अधिगम प्रभावित किन से होता है उसको मेन भूमिका में रखेंगे। देखते हैं अगले पेज को। राइट, चलिए स्किनर की परिभाषा। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। मैंने एक एक राइटर की दो दो परिभाषाएं यहां सबमिट की हैं। दो परिभाषाएं आपको पहले गैस कर चुका हूं, जिसमें सबसे पहले गेट्स की परिभाषा और इसके बाद गिलफोर्ड की। राइट, अगर कहीं तीसरी आएगी तो पील महोदय की आएगी। ये अगली दो परिभाषाएं हैं स्किनर की हैं। ठीक है, स्किनर की परिभाषाएं दो तरीके से पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने दोनों को इस लेक्चर में सबमिट किया है। देखते हैं क्या है परिभाषा। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। दोनों तरीके से यह परिभाषा पूछी जाती है और अक्सर पूछा जाता है ये परिभाषा, ये कथन है किसका? तो स्किनर का है। इसको सीखने के लिए
केवल 3 बॉन्ड का प्रयोग करेंगे आप देखेंगे अधिगम हमारा टॉपिक है। यहां पर उत्तरोत्तर अनुकूलन पार्ट ऑफ डेफिनेशन है और स्किनर यहां पर राइटर है। तो हम सबसे पहले बॉन्ड बनाएंगे, पहले को अधिगम, उत्तरोत्तर अनुकूलन दूसरा, और तीसरा आपका स्किनर। और ये परिभाषा आपकी याद हो गई, याद रखिए, 1 सेकेंड में परिभाषा याद है, राइट। अधिगम के विषय में उत्तरोत्तर अनुकूलन की बात किसने कही है? स्किनर ने कही है। अब अगर इसमें एक शब्द आप याद रख पाते तो दूसरी परिभाषा भी आपको याद रहनी चाहिए। यहां पर भी देखेंगे आप उत्तरोत्तर शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां पर सीखने की बात कही जा रही है, तो सीखना और अधिगम एक समान है, सीखना और अधिगम एक ही है, इसलिए आप अधिगम की बात करें या सीखने की बात करेंगे। अधिगम या सीखने में उत्तरोत्तर शब्द का प्रयोग किसने किया है? स्किनर ने किया। तो परिभाषा बॉन्ड के साथ कैसे बन जाएगी आपकी? अगर सच पूछा जाए तो सबसे पहले अधिगम लिखेंगे आप, राइट। अधिगम पहला बॉन्ड है ये, इसमें प्लस करेंगे उत्तरोत्तर, ठीक है, और इसके बाद प्लस करिए आप स्किनर, और ये परिभाषा आपको याद हो गई, दोनों परिभाषाएं, राइट। तो समझते हैं आप, परिभाषा को समझ भी लीजिए। व्यवहार जो हम करते हैं उसमें क्या होता है? उत्तरोत्तर का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, आगे बढ़ते हुए क्रम में। अनुकूलन करना, एडजस्ट करना, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। हम लगातार जो एडजस्ट करते जा रहे हैं वो किससे संबंधित है? वो अधिगम से संबंधित है। और इसी तरीके से दूसरी परिभाषा भी कह रही है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। अब सामंजस्य कहिए या फिर अनुकूलन कहिए, ये दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, इनका अर्थ होता है एडजस्टमेंट, राइट। उत्तरोत्तर का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। तो सीखने में हम लगातार क्या करते जाते हैं? एडजस्टमेंट करते जाते हैं, और यही आपका सीखना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्किनर के बाद अगली परिभाषा है आपकी वुडवर्थ की, और वुडवर्थ की परिभाषाएं भी 2 परिभाषाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों पूछी जा सकती हैं, अलग अलग करके दोनों पूछी गई हैं। तो पहली परिभाषा है आपकी सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये एज स्टेटमेंट है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहली वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहिए आप, स्लोगन की तरह है ये, सीखना विकास की प्रक्रिया है। और दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। तो आप इसे भी 3 टिक पर 3 बॉन्ड पर याद कर सकते हो। ये दोनों परिभाषाएं किसकी हैं? वुडवर्थ की हैं। उम्मीद है यहां अधिगम की परिभाषाएं क्लियर हो जानी चाहिए, मेरी 6th सेंस ये बात कह रही है, ठीक है। तो सीखना विकास है, हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये किसका परिणाम है? ये सीखने का परिणाम है। तो नवीन ज्ञान, नया नया ज्ञान खोजना और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, इकट्ठा करना, ये क्या कहलाता है? ये अधिगम कहलाता है। अगर आप अधिगम करते हैं तो ये सारी चीजें लगातार करते जाएंगे, अपने ज्ञान में जोड़ते जाएंगे और अधिगम होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों परिभाषाएं भी क्लियर हुई होंगी वुडवर्थ की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अधिगम की मुख्य विशेषताएं देखते हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है। अब यहां याद रखना, जब कभी अधिगम की विशेषताओं से सवाल बनेगा तो फिर याद रखना आप निगेशन पैटर्न पर सवाल बनेगा। अधिगम की विशेषता नहीं है। खास बात यह है कि अधिगम की विशेषताओं से रिलेटेड 2 एजुकेशनिस्ट हैं, एक योकम है और दूसरे सिम्पसन हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। आइए उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाता है क्या अधिगम की विशेषताओं का कोई नंबर है, कितनी विशेषताएं हैं अधिगम की, ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा, ये गारंटी बांध लीजिए आप, राइट। हाँ, लेकिन निगेशन पैटर्न पर यह सवाल जरूर बन सकता है कि कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अधिगम की
प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिन्हें ह्यूकम और सिम्पसन ने दिया है, राइट। तो यहां ये चीज याद रखना, ये अलग से सवाल पूछा जा सकता है कि अधिगम की विशेषताएं किसने दी हैं। आपको याद रखना है ह्यूकम एवं सिम्पसन, ठीक है। चाहे जहां से शुरू कर लीजिए, कोई क्रम नहीं है इनका। अगर मैं बात करूं आपसे तो आप देखेंगे, पहला है सीखना या अधिगम सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक समझिए आप, यूनिवर्सल होता है, यानी हर एक जीव कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। जानवर भी सीख लेता है कि किस जगह उसको बांधा जा रहा है, कौन उसको खाना खिलाता है, कौन उसको डंडा मारता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जीव जंतु आपने देखे होंगे जो अपने जो मालिक हैं, अपने ऑनर हैं, उनके प्रति कितने वफादार हो जाते हैं। इसका मतलब सीखना कैसा है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ये बात क्लियर हुई होगी, यूनिवर्सल, राइट। हर एक जीव सीखता है, ऐसे मानिए। सर्कस में बैठा हुआ एक शेर, वो भी सीखता है, हाथी भी सीखता है, हम भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, क्लियर है ये। अब दूसरे पर अगर बात की जाती है तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। अभी आपने परिभाषा भी पढ़ी थी, विकास, डेवलपमेंट। सीखना क्या है, आज जहां हैं कल उससे आगे होंगे, हर पल उससे आगे होंगे, और ये क्या है, आपका डेवलपमेंट है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अगर हम इसे और डीप समझने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा 21वीं सदी में जहां पर हम हैं आज, ये प्रोसेस हमको किसके द्वारा मिली, ये अधिगम के द्वारा मिली, ठीक है। वरना अपने पूर्वजों के विषय में आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और आज की डेट में आप देख रहे हो खाने के तरीके कैसे हैं, पहनने के तरीके कैसे हैं, बात करने का ढंग कैसा है। ये सब कुछ किसके द्वारा आया, अधिगम के द्वारा आया है। और ये है क्या, ये डेवलपमेंट है, ये विकास है, राइट, जो लगातार आगे बढ़ता हुआ आपको मिलता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर, अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। अनुकूलन क्या है आपका, एडजस्टमेंट है। अभी एडजस्टमेंट का इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि लॉकडाउन में हमने घर पर रहना सीख लिया। आप याद करिए, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो शायद सबको पता था कि कैसे रहेंगे। अब आप आज काउंटिंग करके देखिए कितने दिन हम लोगों ने घर में रहकर गुजार दिए हैं। जिंदगी का तरीका बदल गया, बाजार की वो सारी चटपटी स्वादिष्ट चीजें पता नहीं कहां चली गई। हमने घर में जो हमको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये अनुकूलन ही है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, पर्पसफुल है, विदाउट पर्पस नहीं है, याद रखिएगा। अगर उसका उद्देश्य नहीं होगा तो हम सीखेंगे ही नहीं। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है, कोई ना कोई इसका पर्पस जरूर है। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही देख रहे हैं, कोई टाइम पास करना है, जी नहीं, कोई तो उद्देश्य है, सीखना है। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे आप, अधिगम खोज करना है, यानी खोज, इन्वेंशन। जितनी चीजें खोजी जा चुकी हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि सब कुछ बनाया जा चुका है, अब क्या बनना बाकी है भाई। इतने शानदार मोबाइल, टेक्नोलॉजी का इतना शानदार प्रयोग, तो अब सीखना बंद कर दिया जाए, जी नहीं। और लगातार नई नई खोजें होती जा रही हैं। ये किसका रिजल्ट, किसकी विशेषता है, ये अधिगम की प्रमुख विशेषता है कि हम खोज भी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण की उपज है, एटमॉस्फेयर। आप देखेंगे, अगर आप बिल्कुल तय कर लीजिए कि बिल्कुल आपको सीखना नहीं है, तो याद रखिएगा वातावरण आपको सीखना सिखा जरूर देगा। वातावरण आपको फोर्स करेगा कि आप सीखो, राइट। आज आप खाना नहीं खाइए, चलिए व्रत है आपका, लेकिन कब तक नहीं खाओगे, जब भूख लगेगी तो सिंपल सी बात है आपको खाना बनाना भी पड़ेगा। आज आप बिस्किट खाकर काम चलाओगे, कल चलाओगे, किसी दिन तो आपको जरूर खाना पड़े। तो इसका मतलब परिस्थितियां आपको क्या सिखा देती हैं, अधिगम सिखा देती हैं। और अधिगम पर इसीलिए कहा गया अधिगम वातावरण की उपज है, ठीक है। वरना आपके बहुत सारे साथी देख सकते हो आप, जिन्होंने बीटीसी किया था और वो बीटीसी करके जॉब पा गए,
फिर आपके लिए टीटी को अनिवार्य किया गया, बेचारे कुछ टीटी करके जॉब पा गए, कुछ ऐसे थे जिनको सुपर टेट के बाद। तो ये क्या चल रहा है, अधिगम वातावरण की उपज है। आपने एक एग्जाम्पल बहुत सुना होगा कि शिक्षा मित्र पढ़ते नहीं, लेकिन याद करिए कितने सारे शिक्षा मित्र बेचारे 17 साल के बाद भी पढ़कर एग्जाम पास कर गए। अभी अभी वाली जो वैकेंसी आपकी फिल हो रही है, इसमें एक ही पोस्ट के लिए माँ और बेटी दोनों ने एग्जाम पास किया है। याद रखिएगा, वातावरण की उपज है। ठीक है, अगला है आपका अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। आप इसे देख सकते हैं, यानी इसीलिए कहा जाता है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, अधिगम संपूर्ण जीवन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अधिगम है। ठीक है, लगातार चलती रहती, जन्म के बाद से ही मृत्यु तक प्राणी सीखता ही रहता है। ठीक है, और लास्ट है इसका अधिगम परिवर्तन है। अधिगम से बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, तो हमारे रहने के स्टाइल बदले हुए हैं, इसका मतलब ये अधिगम के द्वारा ही बदले गए हैं। तो ये थे आपके 8 पॉइंट। अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम खोज करना है, अधिगम वातावरण की उपज है, अधिगम संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक परिवर्तन है। ये सारी विशेषताएं किसने दी हैं, योकम एवं सिम्पसन ने दी हैं। आप याद रखें, इसमें से ज्यादातर चांसेस है कि नेगेटिव सवाल बनेगा, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। आप इसको 8 को याद रख सकते हो। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से कारक हैं जिनसे लर्निंग प्रभावित होती है। अगर नॉर्मल आपसे बात की जाए तो यहां पर भी 1-2 पॉइंट नहीं है, कई सारे नंबर्स पॉइंट हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है। भाई, अधिगम तो इस बात से भी प्रभावित होता है कि गवर्नमेंट ने कह दिया इस साल भर्ती नहीं आएगी। आपको याद होगा, कई सारे बच्चे इस बात को लेकर ही पढ़ना बंद कर दिए, सीखना बंद कर दिए। इसका मतलब अधिगम को बेसिक कौन कौन सी बातें प्रभावित करती हैं, आइए एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला है आपका सीखने की विधियां। इट इज डेफिनेट, परफेक्ट है ये कि अधिगम को सीखने की विधियां प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्राइमरी के बच्चे को आगमन की जगह निगमन से पढ़ाया जाए तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अधिगम कैसा होगा, डिफिकल्ट या फिर सिंपल। राइट, इसी तरीके से जब बड़ी कक्षाओं के बच्चों को निगमन के स्थान पर आगमन से आप पढ़ा देंगे तो रिजल्ट कैसे होंगे। इसका मतलब सीखने की विधियां अधिगम को प्रभावित करती हैं और बहुत प्रभावित करती हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। कुछ विधियां अकॉर्डिंग टू लेवल हैं, स्टूडेंट्स के स्तर के अकॉर्डिंग है। अगर उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अधिगम 0 होगा, रिजल्ट 0 होगा, मतलब हमें कुछ उचित परिणाम नहीं मिलेंगे, ये तय है। इसलिए विधियां अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और यही वजह है कि जब कभी आप देखते होंगे तो आपको क्लासरूम में बहुत स्पष्ट अंतर आपको मिलता होगा कि किसी टीचर का पढ़ाया हुआ चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और किसी टीचर का पढ़ाया हुआ चैप्टर आपको समझ नहीं आता है। इसका मतलब टीचर के पढ़ाने की विधियों में कहीं ना कहीं कोई कंट्राडिक्शन अवश्य है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। दूसरा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। आप बोलिए क्या ये प्रभावित करता है अधिगम को? बिल्कुल प्रभावित करता है। यहां पर शारीरिक की बात कही जाए तो शारीरिक कष्ट, आपके शरीर में कहीं पर कोई पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, तो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और इसी तरीके से मानसिक, मस्तिष्क में किसी ने टेंशन का कीला ठोक दिया है, आप सुबह सुबह उठे, किसी ने आपको परेशान करने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी कि जिससे आप चिढ़े बैठे हुए, अब बताइए उस दिन आपका पढ़ने में मन लगेगा, सीखने में मन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा है उचित वातावरण। अब वातावरण की बात करेंगे तो उचित वातावरण, अगर उचित वातावरण होगा तो अधिगम अच्छा होगा,
और अनुचित वातावरण होगा तो फिर अधिगम कैसा होगा? निरर्थक होगा, बेकार होगा। तो इसका मतलब उचित वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगला है आपका विषय वस्तु का स्वरूप। ये पूछा जा चुका सीटेट में, विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। याद रखिएगा, विषय वस्तु भी अधिगम को प्रभावित करती है। बाय नेचर, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल स्टडी, गणित डिफिकल्ट विषय है, साइंस डिफिकल्ट विषय है। अगर ये कठिन विषय हैं तब आप देखते होंगे कि आपके सीखने की सीमा अधिक नहीं होती है। आप जब ज्यादा पढ़ते हो तो जल्दी थकान महसूस हो जाती है। और इसी के स्थान पर कुछ सरल विषय भी हैं। म्यूजिक है आपका, स्पोर्ट्स है आपका, भाषाएं हैं आपकी, ड्राइंग एंड क्राफ्ट है। ये सारे ऐसे विषय होते हैं जो सरल होते हैं, कहानियां हैं, तो ये आपको थकाते नहीं हैं, जल्दी नहीं थकाते हैं। ठीक है, तो इसलिए विषय वस्तु का स्वभाव भी अधिगम को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है आपका अभिप्रेरणा। ये तो कंपलसरी है, इस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। अभिप्रेरणा बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करती है। एक टीचर अगर क्लास में आने से पहले आपको अभिप्रेरित नहीं करता है तो आपके सीखने का ग्राफ बहुत कम होगा। और इसी जगह एक ऐसा टीचर है जो आपको लगातार अभिप्रेरित करता है अपने लेसन में, तो ये तय है, ये डेफिनेट है, आपके सीखने का ग्राफ ऑटोमेटिक बहुत अच्छा होगा। तो अभिप्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है। और 6 नंबर है इसमें पूर्व ज्ञान। आपका जो भी पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज, वो भी आपके अधिगम को जरूर प्रभावित करेगी। सपोज करिए किसी विषय, किसी टॉपिक को लेकर अगर आपको पूर्व जानकारी नहीं है तो सीखने का लेवल फिर कम होगा, और अगर पूर्व जानकारी है तो सीखने का लेवल बहुत अच्छा होगा। राइट, तो शायद यहां तक ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य मुख्य कारक कौन कौन से हैं? देखिए, 7वें नंबर पर है आपकी परिपक्वता। परिपक्वता से रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ चुके हो। ठीक है, परिपक्वता को अंग्रेजी में मैच्योरिटी और हिंदी में प्रौढ़ता भी कहते हैं। इस बात पर बिलीव करना पड़ेगा आपको कि परिपक्वता का अधिगम के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिस कार्य के लिए एक बच्चा परिपक्व नहीं होता है, वो कार्य उसके लिए बहुत कठिन है सीखना, और अगर वो उस कार्य के लिए परिपक्व है तो वही सीखना उसके लिए आसान बन जाता है। मैंने आपको बताया था, एक छोटा बच्चा है, अगर वो परिपक्व नहीं है तो सिंपल सी बात है, उसको ठीक सीखने में बहुत कठिनाई होगी, और जब वो परिपक्व हो जाता है तब सीखना उसके लिए आसान हो जाता है। तो परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगला है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे सामान्य आईक्यू के होते हैं, बहुत सारे सामान्य से अधिक आईक्यू के होते हैं, और बहुत सारे सामान्य से कम आईक्यू के होते हैं। आप कल्पना करिए, क्या तीनों के सीखने का स्तर एक जैसा होगा? जी नहीं, अंतर होगा। इसका मतलब बुद्धि भी सीखने को प्रभावित करती है, ये क्लियर है। 9th है आपका सीखने की इच्छा। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि इतनी सारी चीजों में अगर सच पूछा जाए आपकी सीखने की इच्छा है ही नहीं, तो ये वाला कौन सा लगा? ये नियम लगा थॉर्नडाइक का। सीखने की इच्छा के बारे में अगर कहा जाए तो याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक का एक नियम लगा है सीखने का। आप बता सकते हैं कौन सा नियम लगा है? सीखने की इच्छा, तत्परता का नियम लगा है यहां पर, याद रखेंगे आप, तत्परता। यानी जब तक एक बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है तब तक उसको सिखाया नहीं जा सकता है। और यहीं से थॉर्नडाइक का एक स्पेशल सवाल पूछा जाता है, घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राइट, क्यों? क्योंकि वो प्यासा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। अगर यहीं पर उसकी सीखने की इच्छा है तो वो तालाब तक जा भी सकता है और पानी पी भी सकता है। तो सीखने की इच्छा भी अधिगम को प्रभावित करती है। क्लियर हुआ ये? अगला है आपका स्मृति। आप देखेंगे मेमोरी भी प्रभावित करती है, क्योंकि कैटेगरी वाइज मेमोरी के भी कई सारे प्रकार हैं।
एक शार्प है यानी एक शुद्ध है, तीव्र है, और एक अस्थाई है, राइट। एक सक्रिय है, एक निष्क्रिय है। ऐसे कई सारी स्मृतियां हैं। तो जब कई सारी स्मृतियां हैं तो स्मृति भी प्रभावित करेगी। किसी कार्य को, किसी अधिगम को, किसी पाठ को आप सीखकर बार बार भूल जाते हो तो इसका प्रभाव आपके अधिगम पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो सीखने को प्रभावित करती है आपकी स्मृति भी। 11th है आपका ध्यान। तो ध्यान अटेंशन है, राइट। ये भी प्रभावित करता है। अगर आपने किसी चीज को ध्यानपूर्वक नहीं सुना तो फिर अधिगम नहीं हो पाएगा प्रॉपर। और लास्ट है यहां पर रुचियां, इंटरेस्ट, ये भी प्रभावित करते हैं। अब आप देखेंगे 12 फैक्टर्स ऐसे हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये मोस्टली मैंने कवर किए हैं और यहां से भी ज्यादातर चांसेस हैं निगेटिव सवाल ही बनेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एक तो ये बन सकता है सवाल, और दूसरा आपका अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो यहां से 12 के अलावा कोई ऐसा कारक डाला जाएगा जो अधिगम को प्रभावित नहीं कर रहा होगा। मेरा अपना मानना है कि ऐसा कोई कारक है ही नहीं जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता हो, राइट। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सारे के सारे या बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो अधिगम को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते ही हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? एनी डाउट? आइए देखते हैं सीखने की विधियां। तो सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं यहां समझने की कोशिश करेंगे आप। एक तो निरीक्षण करके सीखना है, एक करके सीखना है, एक सामूहिक विधि है सीखने की, और एक आपका परीक्षण है। अब यहां सामान्यतः पूछा जाता है सीखने की कितनी विधियां हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए 4 हैं मुख्य रूप से। एक निरीक्षण के द्वारा सीखना है, एक करके सीखना है, एक सामूहिक विधियों में शामिल है सीखना, और एक कौन सा है आपका परीक्षण के द्वारा सीखना है। तो बच्चा निरीक्षण माने ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी सीखता है। कैसे? कोई चीज हो रही है, कोई घटना घट रही है, कोई कार्य कर रहा है, तो आपने देखा है कि उसको देखकर हम खुद करने लगते हैं। ये कौन सा है? ये आपका निरीक्षण, सुपरविजन है। ठीक है। एक किचन में जब माँ खाना बना रही होती है तो उसकी बेटी निरीक्षण करके ही उसे, आप देखेंगे, देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है कैसे क्या बनेगा, तो वो निरीक्षण के द्वारा सीखना हुआ। दूसरा आपका करके सीखना, यानी खुद कर रहा है, वो करते करते कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उसे सीखना हो जाता है। आपको नहीं पता था राइट वे क्या है, लेकिन जब आप करने लगे तब करते हुए आपको यह एहसास हुआ अच्छा ये ऐसे होता है। तो ये भी एक प्रकार का सीखना है। थर्ड है आपका सामूहिक विधियां। सीखने की सामूहिक विधियां में भी 3 विधियां शामिल हैं आपकी। एक है आपकी विचार गोष्ठी। इसमें क्या होता, एक गोष्ठी बुलाई जाती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और अपने अपने विचार देते हैं। ठीक है, उसमें भी हम सीखते हैं। एक वाद विवाद है। वाद विवाद का चलन आज के विद्यालयों में बहुत ज्यादा है। डिस्कशन मेथड है ये आपका। और तीसरा आपका वर्कशॉप है। इसमें भी आप देखेंगे कोई ना कोई कार्य करवाया जाता है, किसी न किसी सेमिनार में ये सब कुछ करवाया जाता, व्यक्ति अपने अपने विचारों को वहां पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 प्रकार का सीखना किसमें शामिल है? सामूहिक विधियों में शामिल है। और आपका परीक्षण का मतलब हुआ एग्जामिन करके सीखना होता, कभी किसी को जांच कर आप सीखते हो। तो ये 4 प्रकार की प्रमुख विधियां सीखने की, राइट। क्लियर हुआ होगा यहां पर? पहला निरीक्षण, दूसरा करके सीखना, तीसरा सामूहिक विधियां, चौथा परीक्षण। अगर सामूहिक का पूछ लिया जाता तो फिर विचार गोष्ठी, वाद विवाद और वर्कशॉप। इनको समझने के लिए एक ट्रिक है, लेकिन वो अगले पेज पर जाकर ही आपको क्लियर करूंगा, जहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं सीखने के प्रकार को, फिर एक ट्रिक पर इनको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। देखता हूं कितना आसान आपके लिए हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के प्रकार को लेकर भी आपने देखा बहुत बार सवाल पूछा गया है, और मेरा अपना मानना है इसमें से सबसे ज्यादा सवाल अगर पूछा गया CTET में, तो 3rd पर बहुत सवाल पूछा गया गामक अधिगम से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर पूछा जाता अधिगम के कितने प्रकार हैं, पर्टिकुलर अधिगम के प्रकारों से रिलेटेड एक थ्योरी पूरी की पूरी हम आपको पढ़ा चुके हैं। पूछा जाए कि अधिगम के प्रकार दिए किसने हैं, तो मोस्टली रॉबर्ट एम गैनी का नाम आता है, राइट।
अगर और किसी का भी आता है तो ब्रूनर वगैरह का आता है, लेकिन यहां पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वर्गीकरण किए हैं अधिगम के प्रकारों के। तो पहला है आपका बौद्धिक अधिगम, राइट, इंटेलेक्चुअल लर्निंग इसे बोलते हैं। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता ज्ञान के अर्जन संबंधी तत्व शामिल होते हैं इसमें। अगर पूछा जाए बौद्धिक अधिगम में क्या होता है तो डायरेक्ट सवाल होगा। सवाल कैसे होगा? ज्ञान अर्जन संबंधी तत्व शामिल होते हैं किस प्रकार के अधिगम में? तब आपका जवाब कैसा हो जाएगा? बौद्धिक अधिगम में होगा। ज्ञान के अर्जन संबंधी तत्व से सवाल बनेगा। दूसरा है आपका संवेदनात्मक अधिगम, सेंसरी मोटर लर्निंग। तो सेंसरी मोटर आपको पता है, इंद्रिय अधिगम प्याजे वाला पूरा का पूरा, जिसे हम नाक, कान, आंख, त्वचा और जिह्वा से सीखते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कौशलों के अर्जन से संबंधित है, राइट, संवेदनात्मक अधिगम। और तीसरा है आपका गामक अधिगम, मोटर लर्निंग है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है आपका। गामक अधिगम शारीरिक अंगों के संचालन एवं नियंत्रण से संबंधित होता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल आपका बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है आपका लिखने को लेकर, राइट। लिखना किस प्रकार का अधिगम है? तो लिखने में गति हो रही है, गामक है, ये आपका गामक हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा यहां 2 चीजें पढ़ी हैं आपने, एक तो सीखने की विधियां पढ़ी हैं और दूसरा क्या पढ़ा आपने? अधिगम के सीखने के प्रकार पढ़े हैं, राइट। तो सीखने के प्रकार 3 हैं आपके, बौद्धिक है, संवेदनात्मक है और गामक है। अगर हम यहां से कोई शब्द उठा रहे हैं तो आप एक शब्द उठाइएगा, बहुसंगा। यहां पर एक प्रकार आप उठाइएगा, कौन सा मैंने बोला? बहुसंगा। एक शब्द उठाइए, बहुसंगा। अब इस पर देखेंगे तीनों आपकी शामिल हो जाएंगी बहुसंगा पर। कौन कौन सी? बहु से बौद्धिक शामिल हो रही है, संग से संवेदनात्मक शामिल हो रही और गा से आपकी गामक शामिल हो रही। तीनों क्लियर हुई? बहुसंगा से पूछा जाता है अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिगम के प्रकार सामान्यतः आपके 3 हैं। एक तो बौद्धिक है, दूसरा संवेगात्मक है, संवेदनात्मक है, और तीसरा आपका गामक है। तो बहुसंगा से आप इसे याद रख सकते हो। अगर पिछले पर जाओगे तो इसी के आगे एक और लाइन जोड़कर उसे याद रखिए आप। बहुसंगा वहां से लेंगे, बहुसंगा पीछे से आपने एक शब्द उठाया है बहुसंगा, तो बहुसंगा बाद इसे करिए आप और शब्द बना लीजिए आप बहुसंगा बाद, राइट। बहुसंगा वहां था आपका, बहुसंगा पर 3 थी आपकी, बौद्धिक, संवेदनात्मक और गामक। बहुसंगा बाद, इसे बाद कर लेंगे हम, बहुसंगा बाद। अब देखेंगे निकस, अगला शब्द है आपका निकस, पढ़ा, निकस पढ़ा। आप देखेंगे नी निरीक्षण, क करके सीखना, स सामूहिक गतिविधियों से सीखना, और पढ़ा में प परीक्षण करके सीखना। तो पहला शब्द क्या था आपका? बहुसंगा था। तो बहुसंगा में हमने एक शब्द आर्टिफिशियल लगाया, बहुसंगा बाद। तो बहुसंगा बाद निकस पड़ा, बिचारा बॉब, बिचारा बॉब, राइट। और इस पर आपकी तीनों याद हो जाएंगी, देखेंगे आप। यहां क्लियर हुआ? बहुसंगा से बौद्धिक है, संवेदनात्मक है, गामक है, निकस पड़ा में नी निरीक्षण है, क करके सीखना है, स सामूहिक विधियां हैं, प परीक्षण है, और विचारा बॉब में विचार गोष्ठी है, व वाद विवाद है, और ब वर्कशॉप है। इससे आप सारे सीख सकते हो एक लाइन पर। बहुसंगा बाद निकस पड़ा, बेचारा बॉब, इस लाइन पर सारे याद कर सकते हो आप। सीखने की विधियां याद कर सकते हो आप,
सामूहिक विधियां याद कर सकते हो आप, और सीखने के प्रकार भी आप याद कर सकते हो। एक क्लिक पर ये सारे के सारे सीखे जा सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ये आपका, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सेशन पर, आज के लेक्चर के, जहां पर सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तैयार हैं आप सब? देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक अध्यापक के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? मैं बार बार कहता हूं, आंसर बहुत सोच समझ कर दीजिए आप। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, राइट। ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। ये सवाल कई बार रिपीट भी हुआ है सीटेट में। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, इसका मतलब सबसे अच्छा कथन कौन सा है एक टीचर की नजर से, टीचर के दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए कह रहा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एज ए टीचर आपको पता है सीखने सिखाने की बहुत सारी विधियां हैं, कोई तो काम करेगी। इसका मतलब जब कोई भी विधि काम करेगी, कोई तो विधि काम करेगी, इसका मतलब ए सही है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, राइट। इतने सारे सीखने के तरीके हैं भाई, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेगा, इसका मतलब ए राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। ऑप्शन ए, कक्षा पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, कम समय में अधिक शिक्षण। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित। ऑप्शन डी, दत्त कार्यों की ध्यानपूर्वक जांच। बहुत आसान सा सवाल है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। आपके बारे में पूछा जा रहा है कि शिक्षक, वो भी प्रभावी शिक्षक होना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण। अब नियंत्रण करने के लिए प्रभावी टीचिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो तानाशाह चाहिए, डिक्टेटर चाहिए, राइट। अगर आप बच्चों को डांटने लगेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन डांटना अधिगम के लिए नकारात्मक है, दंड अधिगम में नकारात्मक है, याद रखिएगा। इससे बच्चा सीखने से बहुत दूर हो जाएगा, तो डांटना नहीं है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बार बार कहा जा रहा है, अगर बच्चे को सिखाने के लिए एक शिक्षक को डांस करना पड़े तो डांस करो, सिंपल सी बात है, ठीक है, बट सिखाओ उसको। तो यहां पर ए से कोई मतलब नहीं होगा, राइट। ए का कोई अर्थ यह नहीं होगा, ए गलत है आपका पूरी तरीके से। बी कह रहा कम समय में अधिक शिक्षण। अब मुझे एक चीज बताइए, जरूरी तो नहीं आप जिस अकॉर्डिंग शिक्षण कर रहे हो उस अकॉर्डिंग बच्चे सीख भी रहे हैं। हो सकता है आप शिक्षण कर लो, लेकिन जब बच्चे सीखेंगे ही नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इसका मतलब बी भी गलत है आपका। सी कह रहा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित, बिल्कुल सही होगा, ये परफेक्ट आंसर होगा, सी इज राइट। सबसे प्रभावी शिक्षक वही है जो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर देता है, राइट। डी विल बी रॉन्ग, बी भी आपका गलत होगा, यहां तय करिए आप। दत्त कार्यों की ध्यानपूर्वक जांच, इसका मतलब बी गलत है, डी भी गलत है और ए भी गलत है, सी राइट होगा, प्रभावी टीचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। आप ऑप्शन देखकर जवाब दीजिए। अब यहां पूछा जा रहा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, सेंस पूछा जा रहा आपका, तो आप आंसर करें। ए कह रहा व्यक्तिक समायोजन, बी कह रहा कौशल अर्जन, सी कह रहा ज्ञानार्जन और डी कह रहा व्यवहार में परिमार्जन। यह सवाल कई बार बदल बदल कर ऑप्शंस के साथ पूछा गया है, कई बार बदल बदल कर ऑप्शंस के साथ पूछा गया है। तो जब कभी इसका सही आंसर हुआ, 3 हो सकता कोई और रहे होंगे,
लेकिन एक स्थिति आपकी वही रही होगी, व्यवहार में परिमार्जन, और ये आपका सही आंसर होगा। व्यवहार में परिमार्जन क्या है? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त मीनिंग रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? आप आंसर कर पाएंगे? क्या पूछा जा रहा? अधिगम का क्षेत्र नहीं है, नेगेटिव पैटर्न का सवाल है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी क्रियात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी भावात्मक। तो इसका अर्थ किससे लगाया जा रहा है? इसका अर्थ लगाया जा रहा है आपका सीखने के पक्ष से रिलेटेड है। तो सीखने के पक्ष कौन कौन से हैं आपको पता? ज्ञानात्मक है, ज्ञान से रिलेटेड बिल्कुल है। क्रिया से रिलेटेड है, क्रियात्मक पक्ष आपका बिल्कुल है, क्रिया रिलेटेड, राइट, ये भी है आपका। और भावात्मक भी है आपका, व्यवहार से संबंधित, राइट। तो तीन है, सच पूछा जाए तीन है आपके, संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक है, आध्यात्मिक नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राइट। निम्न में से अधिगम का क्षेत्र नहीं है, आध्यात्मिक अधिगम का क्षेत्र नहीं है, याद रखना आप। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सोच समझ कर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। देखेंगे आप, ये पैटर्न सिंपल सा है अगर आप इसे समझ पाओगे तो, और अगर इसे नहीं समझ पाओगे तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। इसका मतलब कई सारे कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं? चलिए कथन पहले पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा आपका, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बाद में चुने जाएंगे, पहले कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा कथन है आपका बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा कथन है आपका बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और चौथा कथन है आपका बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अब इनमें से पूछा क्या जा रहा है? इनमें पूछा जा रहा है कौन सा सही कथन है और कौन सा गलत है। सही पूछा जा रहा है, राइट। तो आई होप ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3 4, चारों तो सही है, नहीं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहला गलत है आपका। बी कह रहा है 1 2 4। अब मेरे ख्याल से अगर एक शब्द को आप यहां पकड़ पा रहे हो, निष्क्रिय, तो ये पूरी तरीके से गलत है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो 3 सही है आपके, दूसरा सही है, राइट, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। अब जिसमें ये 3 मिल जाएंगे आपका सही हो जाएगा। आप देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, सी विल बी राइट आंसर, राइट। तीसरा एकदम सही होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी सीखेंगे। पेडागोजिकल टाइप का सवाल है ये आपका। ऑप्शन ए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। ऑप्शन बी कह रहा है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा आपका जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और डी ऑप्शन कह रहा जहां शिक्षक सारे अधिगम में एक होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। विद द कीवर्ड, हम इसको कीवर्ड की सहायता से सॉल्व कर देंगे। कैसे? निष्क्रिय लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, इसे पहले क्रॉस कर दो आप।
ऑलवेज निगेशन को चुनना है आपको। निगेटिव पैटर्न में आपको सही आंसर अपने आप मिलेगा। तो निष्क्रिय आप अभी पढ़ चुके हो, सक्रिय होते हैं तो ये गलत हुआ आपका। अगला कह रहा, जहां ये देखते हैं, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की, मूल रूप से बेसिक रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही, अब ही माने लिमिटेड, गलत हो गया ये भी। और भी तो होता है, केवल गणित की संज्ञानात्मक कुशलताएं थोड़े नहीं है, लिखने पढ़ने की थोड़े नहीं है, और भी तो हैं, क्रियात्मक भी हैं, भावात्मक भी हैं। बी कह रहा है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है, ये भी गलत है। अब आप देख सकते हैं 3 हमको गलत मिल चुके हैं। ए गलत है, बी गलत है और सी सही, इसका मतलब सी सही है और डी भी गलत है। क्लियर हुआ? सी विल बी राइट। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, ये आपका बिल्कुल सही होगा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अच्छे सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सीखने का एक क्षेत्र है। इससे पहले आपने पढ़ा था सीखने का क्षेत्र नहीं है, अब पूछा जा रहा सीखने का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए आनुभाविक, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। तो यहां फिर निगेशन पैटर्न पर ही चलेंगे। सबसे पहले तो आध्यात्मिक को क्रॉस करिए आप। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सीखने का एक क्षेत्र है। अब है तो भावात्मक होता तो है, व्यवसायिक होता तो है, लेकिन शायद सबसे अच्छा कौन सा है आपका? आनुभाविक है, इसलिए ए सही होगा। अनुभव के द्वारा सीखना सबसे अच्छा सीखना माना जाता है, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से डैश के अतिरिक्त अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपने अभी पढ़ा था, आप आंसर करेंगे। अभिप्रेरणा, लिंग, बुद्धि, वातावरण। अब यहां देखेंगे कौन सा ऐसा कारक है अधिगम का जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। के अतिरिक्त नेगेटिव पूछा गया। 3 करते होंगे आपके, राइट, 3 करते हैं और 1 नहीं करता है, तो जो नहीं करता वो हम चुनेंगे। राइट, आप देखेंगे अभिप्रेरणा ये तो करती है। लिंग, जेंडर वाइज बहुत सवाल पूछा गया आपका, लिंग बिल्कुल नहीं होगा। बुद्धि प्रभावित करती है, पढ़ चुके हैं। वातावरण प्रभावित करता है, वेरी गुड, बी विल बी राइट आंसर। निम्न में से लिंग के अतिरिक्त अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जेंडर अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। लड़कियां भी सीख सकती हैं, लड़के भी सीख सकते हैं। आईक्यू किसी का भी 140 हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। क्लियर हुआ होगा ये? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्न में कौन सा कारक अधिगम में बाधा पहुंचाता है? ऑप्शन ए कह रहा अवधान, ऑप्शन बी कह रहा अधिगम निस्सहायता, सी कह रहा अभिप्रेरणा, डी कह रहा रुचि। आई होप आप क्लियर कर पाए होंगे। हाँ, ये चीज जरूर यहां बताना चाहूंगा मैं कि धोखे से भी अवधान को मत चुन लेना, ठीक है? अवधान बाधक नहीं, अवधान आपका सहायक होगा, याद रखिए आप। अवधान को साइकोलॉजिकल वर्ड अंग्रेजी में ध्यान कहा गया है, इसलिए ये तो आपका सहायक होगा। यहां राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम निस्सहायता। राइट, ये बाधक होगा। जब हम निस्सहायता, किसी बच्चे की सीखने में जब मदद नहीं की जाएगी तो अधिगम कैसा होगा? अधिगम बाधित हो जाएगा। और अवधान क्लियर हुआ। अवधान आपका अटेंशन है, ध्यान है, ये आपको सहायता पहुंचाता है। अभिप्रेरणा सहायता पहुंचाती है और रुचि भी आपको सहायता पहुंचाती है अधिगम में। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका। आप अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकते हैं।
अब प्राथमिक कक्षा में पूछा जा रहा और अधिगम को प्रभावी ढंग से बढ़ाने की बात कही जा रही है। ऑप्शन ए कह रहा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी कह रहा है विषय वस्तु को छात्रों के जीवन के साथ संबंधित करके। सी कह रहा है ड्रिल एवं अभ्यास कार्यों के द्वारा। डी कह रहा आपका अपने छात्रों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। आंसर करिए आप। अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम, इफेक्टिव अधिगम बढ़ा सकते हैं आप। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए, हर चीज के लिए पुरस्कार देना गलत होगा आपका। विषय वस्तु को छात्रों के जीवन के साथ संबंधित करके हम इस पर सोच सकते हैं। ड्रिल एवं अभ्यास कार्य ये हो सकता, मे भी अपने छात्रों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ये तीन हो सकते हैं, लेकिन तीन में सबसे प्रभावी कौन होगा? मच एंड मोर। तो आपका बी राइट होगा। विषय वस्तु को छात्रों के जीवन के साथ संबंधित करके प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। राइट। तो ये थे आज के लेक्चर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने अधिगम से रिलेटेड पहला पोर्शन नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ें, अधिगम अथवा सीखना। राइट। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम। मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।